आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है इस वीडियो सीरीज में। यह है लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम मोशन इन अ प्लेन और आज वेक्टर से संबंधित कुछ बहुत ही शानदार डेफिनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन आज के लेक्चर का मेन हाईलाइट जो है उसमें हम किसी यूनिट वेक्टर को विजुअलाइज करने वाले हैं, वो भी 2D में और 3D दोनों तरीकों से। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में और यकीन मानिए अगर आप वेक्टर्स को विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, बहुत आगे निकलने वाले हो फिर आप। ठीक है, 2D में 3D में अगर आप वेक्टर्स को विजुअलाइज कर पा रहे हो तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, तो भाई आप उन सबको समझ पाएंगे बड़े आसानी से और 4 लोगों को और समझा भी पाएंगे। ठीक है, तो कहानी को चालू करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर 2 एंड हियर वी गो एंड दिस इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन। सबसे पहला डेफिनेशन, इक्वल वेक्टर्स। कौन से ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनको आप बोल सकते हो कि सर ये दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे? समझ में आया? तो पहले डेमो दिखाता हूं फिर डेफिनेशन बताऊंगा। एक वेक्टर हमने बनाया, उसको नाम दे दिया हमने वेक्टर ए। क्या नाम दिया? वेक्टर ए। ध्यान से देखो और वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, नीचे प्लेयर सेटिंग में जाओ और 1.25x कर लो, अपना समय बचाओ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, नॉर्मल पेस पे देखना है तो। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसका नाम बदल दिया, मैंने कहा इसका नाम है वेक्टर बी। अब अगर आप ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर्स का जो साइज है, मतलब दोनों वेक्टर्स का जो एरो का लेंथ है वो सेम है। ठीक है, साथ में उन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड में है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फाइनली व्हाट्स योर फाइनल कॉल? आप बोल सकते हो मैथमेटिकली वेक्टर बी इक्वल्स वेक्टर ए। बस इतना ही था, प्यारा सा। दूसरा, तो बच्चों दूसरा है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, समझें इसको? तो पहले डेमो फिर डेमोन्स्ट्रेशन। एक वेक्टर बनाते हैं, बना लिए। वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर ए। अच्छा सर, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूं और पलट देता हूं 180 डिग्री। क्या किया मैंने? कॉपी किया और पलट दिया 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनकी लंबाई तो सेम है, जितना लंबा वेक्टर ए है उतना ही लंबा वेक्टर बी भी है, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस अलग हैं। वेक्टर ए जो है वो राइट हैंड साइड में पॉइंट कर रहा है, मतलब एक्स की पॉजिटिव दिशा में पॉइंट कर रहा है, और वेक्टर बी जो है वो एक्स की नेगेटिव दिशा में पॉइंट कर रहा है। समझ में आया? ओके। अब इसको मैथमेटिकली आप क्या बोलोगे? भाई वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए तो होगा, लेकिन विद अ माइनस साइन, एंड दैट माइनस साइन इंडिकेट्स दैट बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? डेमो तो दे दिया मैंने, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन कैसे करोगे? देखो, अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर इफ इट हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है जी, इक्वल भी समझ लिया आपने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी समझ लिया। अब जो तीसरा है, तीसरा हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। इसके बारे में तो पक्का आपने सुन रखा होगा भाई, हल्की फुल्की फिजिक्स तो आपने अभी तक पढ़ रखी है। मॉड्यूलस, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही कहलाता है उसका मॉड्यूलस। ध्यान से सुन लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इट्स मॉड्यूलस। ठीक है, और उसको एक और चीज आप नोट कर लेना, द साइज ऑफ द एरो, द लेंथ ऑफ द एरो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। कैसे समझें? तो हमने तो ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा ही नहीं, पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा, तो कुछ उसी फिलॉसफी से हम समझने की प्रयास करते हैं। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एक सिंपल 2D का केस लेते हैं, एक्स वाई, बहुत सुंदर। अब एक काम करते हैं, वहां पे मैं एक पॉइंट लगाता हूं। ठीक है, तो पॉइंट जो है कितने दूरी पर है? 2 यूनिट की दूरी पर है। अच्छा, तो इसका आप पोजीशन वेक्टर, अगर पॉइंट 2 यूनिट की दूरी पर है, ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल है, कहां पे रखा है? ए पे रखा हुआ है, और ए कितनी दूरी पर है ओरिजिन से? है तो एक्स एक्सिस में, लेकिन दूरी कितनी है? 2 की दूरी है। तो जो ओ ए वेक्टर बनेगा, ओ ए पोजीशन वेक्टर बनेगा, वो आप क्या लिखोगे? 2i कैप लिखोगे कि नहीं? ठीक।
अब ये वेक्टर का साइज कितना है देख लो ना, ये एरो की लंबाई असल में है कितनी, साफ साफ आपको दिख रहा है कि एरो की जो लंबाई है वो कितनी है 2, और आई कैप जो है वो उसका डायरेक्शन है, आई कैप जो उसका डायरेक्शन है वो ये बता रहा है कि वो पॉजिटिव एक्स की दिशा में है। बहुत सुंदर, तो यही तो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी वेक्टर जो एरो होता है उसका जो लेंथ होता है वही बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, उसका मॉड्यूलस होता है। याद रहेगा, काफी सारी चीजें हैं। अच्छा, अब दूसरा देखो, इस बार एक काम करते हैं, मेरा मन हो रहा है वाई एक्सिस में कुछ लगाने का, तो एक पॉइंट बिंदु में अंकित कर रहा हूं। तो ये कितने दूरी पर है, 1 2 3, 3 की दूरी पर है, मतलब 3 की ऊंचाई पर है ओरिजिन से। तो आप ऊपर की तरफ एक वेक्टर लगाओगे और मैंने वहां पे लगा दिया पॉइंट बी। पार्टिकल कहां पे है, पॉइंट बी पर। तो ओ बी वेक्टर जो बनेगा उसको आप बोलोगे 3j कैप। तो जाहिर सी बात है इस एरो का साइज कितना है, तो एरो का साइज है 3, और जो जे कैप है वो बता रहा है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव वाई की दिशा में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कल बताया था ना आपको यूनिट वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो आप सोच रहे हो कि सर आपने तो पार्टिकल को एक बार सिर्फ एक्स में रखा, सिर्फ वाई में रखा। सर एक काम करो ना, एक्स और वाई दोनों में रखो कहीं बीच में। तो एक काम करते हैं, इस बार पार्टिकल को हम रखते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो वहां पे एक बिंदु अंकित करता हूं। देखा, इस बार नाम दे दो सी। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ सी। अच्छा, सी का जो कोऑर्डिनेट है मान लो वो है 4,5। कितना है, नहीं कुछ और लेते हैं, 4,5 नहीं लेते, 3,4 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसानी होगा मुझे। 3,4, एक्स में 3 है और वाई में कितना है, 4 है। अब देखो बच्चों, हमें इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। आप ये देखो एक्स में कितना कदम और वाई में कितना कदम, तो एक्स में है 3 और वाई में कितना है 4, तो 3i + 4j। ये तो हो गया वेक्टर को लिखने का स्टाइल। क्या, ओसी वेक्टर जो होगा अगर पार्टिकल सी पे है तो ओसी वेक्टर जो होगा वो होगा 3i + 4j। एक्स में 3 और वाई में कितना, 4। इससे समझ में क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, हमें तो ये एरो का लेंथ कितना है उससे मतलब है। तो इस एरो का अगर लेंथ निकालना है ना तो ये बड़ा आसान है। आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, कैसा ट्राइंगल है, स्पेशल ट्राइंगल है भाई। पूरी त्रिकोणमिति इसी ट्राइंगल पर निर्भर होती है, ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्राइंगल का जो बेस है ना वो 3 का है, इस ट्राइंगल का जो हाइट है ना वो 4 का है। तो ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस है उस हाइपोटेन्यूस पर बिल्कुल कौन विराजमान है, ये वेक्टर विराजमान है। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकाल लेता हूं तो मैं वेक्टर की भी लेंथ निकाल लूंगा। तो √3² + 4² कर लो, 9 और 16 हो गया 25, √25 हो गया 5। तो वेक्टर का लेंथ कितना है, 5। समझ में आया, समझ में आया एक बात। तो इस प्रकार से आप किसी भी वेक्टर का 1D में, 2D में और 3D में भी बताएंगे अभी आपको, उसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आप नोट कर लो। अगर किसी वेक्टर को मैंने एक्सप्रेस किया है ai कैप + bj कैप + ck कैप से, तो उसका मॉड्यूलस होगा √a² + b² + c²। ये लगा देना है। 2D 1D 3D सारा का सारा कहानी इस फॉर्मूले से आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो मॉड्यूलस भी समझ लिए। चौथा टाइप क्या है सर, ये बताइए, चौथा टाइप बताएं। ठीक है, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है सीधा मैं आपको यूनिट वेक्टर बताऊं। चलिए, खैर एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर प्रकार के वेक्टर्स से या वेक्टर्स के समूह से अवगत कराया जाए। तो जो चौथा है, चौथी कैटेगरी है फिक्स्ड वेक्टर्स की। क्या सुना आपने, फिक्स्ड वेक्टर्स, फिक्स। तो भाई नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। ठीक है, पहले डेमो दिखाते हैं आपको। डेमो देखो, डेफिनेशन तो खुद से बना लोगे। एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, एक्स और वाई 2D में काम करते हैं। एक मैं वहां पे बिंदु अंकित करता हूं, पार्टिकल जो है वो पोजीशन P1 पर है। कहां पे, P1। तो उसका पोजीशन वेक्टर अभी फिलहाल उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OP1 हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर बना लिए, OP1 लिख दिए बस। ठीक है, जनरल फॉर्म में समझते हैं इसको। कुछ देर बाद, कुछ समय बीत गया, समय बीतने के बाद हमने देखा कि पार्टिकल कहां पे पहुंच गया, कोई नए पोजीशन पे पहुंच गया। नया पोजीशन क्या है, P2 है। तो अब उसका पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, OP2 कहलाएगा। फिर से आपने एरो बना दिया। बच्चों इन दोनों पोजीशंस में और इन दोनों पोजीशन के लिए बनने वाले पोजीशन वेक्टर्स में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है पता है, इन दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम था, इन दोनों का जो टेल है वो एक ही जगह पे था। बात समझ में आया,
इन दोनों का जो टेल है वो एक ही जगह पर था। तो सबसे बेस्ट तरीका इसको डिफाइन करने का, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर जो होता है अगर उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो, अ वेक्टर विच हैज इट्स इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड इज नोन एज अ फिक्स्ड वेक्टर। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पोजीशन वेक्टर। ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज कर दिया, पहले OP1 फिर OP2, तो OP1 और OP2 दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या था, ओरिजिन था, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये फिक्स्ड वेक्टर की कैटेगरी में आएगा। समझ में आया? जी सर, समझ गए। अब कितने हो गए, 1 2 3 फिक्स्ड, चौथा, और जो पांचवा है वो है बच्चों फ्री वेक्टर। हाँ जी, सोचिए फ्री वेक्टर क्या हो सकता है। तो अगर आपने फिक्स्ड वेक्टर समझ लिया तो फ्री वेक्टर भी समझ जाओगे। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ना हो उसको हम कहेंगे फ्री वेक्टर। लेकिन सर डेमो देके दिखाइए, तो बताते हैं आपको। चलो इस बार डेफिनेशन पहले बता दिया, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज अ फ्री वेक्टर। अच्छा, धावक है, धावक दौड़ लगाते हैं ना, ठीक है जी। तो उसके पास मान लो कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कितना 10 का, कितना 10 का, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कितनी की वेलोसिटी की बढ़ोतरी, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आप मेरी भाषा को तभी समझोगे जब आपने मेरे पिछले वीडियोस मोशन इन अ लाइन के देख रखे हैं, तब आप समझ जाओगे कि मैं किस भाषा में बात कर रहा हूं और क्या कन्वे करना चाहता हूं। जरूर देखना उन वीडियोस को, नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी फिजिक्स की, 11वीं की, 12वीं की, सब कुछ देख लेना बस आप, ठीक है। अच्छा, बात क्या बोल रहे थे हम लोग, एक बंदा जो है वो दौड़ रहा है, तो मैंने देखा t बराबर 1 सेकंड पे वो कहां पे है, यहां पे है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 10। अगले 1 सेकंड में मतलब t बराबर 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 20। अगले 1 सेकंड पे फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ जानी है, फिर 10 से बढ़ जानी है, तो 20 से हो जाएगी वो 30। तो 10 के लिए जब मैं वेक्टर बनाऊंगा उसका साइज इतना रहेगा, मान लो 1 सेंटीमीटर का खींचा मैंने। जब मैं 20 के लिए बनाऊंगा तो मैं कितना खींचूंगा, डबल हो गई वेलोसिटी, तो इसको मैं 2 सेंटीमीटर का खींचूंगा। जब मैं 30 के लिए बनाऊंगा तो इसको मैं 3 सेंटीमीटर के लिए खींचूंगा। इन वेक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे तो बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, सिर्फ मैंने 3 पॉइंट्स के लिए एनालाइज किया है। इन वेक्टर्स को अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो इनका कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, इसका अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। तो ऐसे वेक्टर्स किस कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे वेक्टर्स जिस कैटेगरी में आते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे फ्री वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना। हाँ सर, मजा आ गया। अब एक और कैटेगरी है, मेरे ख्याल में हम लोगों ने 5 प्रकार के वेक्टर्स अभी देख लिए, या 5 डेफिनेशंस वेक्टर के रिस्पेक्ट में देख लिए। क्रमांक 6, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। 2 वेक्टर्स तब कोलिनियर हैं, पहले डेमो देखो। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर अगर वो एक ही लाइन पे हैं और पैरेलल है। जो पैरेलल होंगे वो भी कोलिनियर ही कहलाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है, एक ब्रॉड कैटेगरी है, ऐसा कह सकते हो आप। So 2 vectors are said to be collinear if they lie along a same line or are parallel। ये दोनों की मैं बात कर रहा हूं ना वेक्टर्स में, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर पैरेलल है तो दोनों के बीच में दूरी होगी, तो फिर एक लाइन में कैसे है? तो हम लोगों ने दोनों को मिला करके पैरेलल एंड कोलिनियर बनाया हुआ है, ठीक है। फिर से सुनो, 2 vectors are said to be collinear if they lie along the same line or they are parallel to each other। अच्छा चलो पहले डेमो दिखाते हैं। 2 वेक्टर्स बनाए, ए और बी, दिखाओ। एक ही लाइन पे है, साफ साफ दिख रहा है, एक ही लाइन में है, ठीक है। वेक्टर ए बड़ा दिख रहा है, वेक्टर बी छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही लाइन में है, ठीक। तो ये कौन सी कैटेगरी है? कोलिनियर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक लाइन में तो है, लेकिन वेक्टर ए अगर राइट हैंड साइड में पॉइंट कर रहा है तो वेक्टर बी लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है। तो यहां तो कुछ मसला हो गया, सर यहां पे लाइन में तो है लेकिन दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं। ये भी कोलिनियर है, फर्क ये है यहां पे ये लाइक कोलिनियर है और यहां पर अनलाइक कोलिनियर है। लाइक कोलिनियर मतलब दोनों वेक्टर्स ए और बी के डायरेक्शन सेम रहेंगे, लाइन में तो रहेगा ही, और यहां पर अनलाइक कोलिनियर में दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट रहेंगे, लाइन में है लेकिन दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट। अगली कैटेगरी है कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर, कोलिनियर तो समझ गए सर, ये कोप्लेनर क्या है समझो। बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये बोर्ड में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, दिख गए।
इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में ये कॉमन है कि ये बोर्ड में है। बोर्ड क्या है अपने आप में? ये व्हाइट बोर्ड क्या है अपने आप में? एक प्लेन है। ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं इसी प्लेन पर लगे हुए हैं, इसी प्लेन में समाये हुए हैं। इसी वजह से इन पूरे के पूरे वेक्टर्स के समूहों को हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट? इफ यू गॉट अ बंच ऑफ वेक्टर्स which fall on a same plane, then those bunch of vectors is what we refer to as coplanar. समझ गए आप? कोप्लेनर हो गया। अगला, अब दो बचे हैं, उन दोनों को एक साथ मैं बताता हूं एक एग्जाम्पल के जरिए। एक है को इनिशियल और दूसरा है को टर्मिनस। तो को इनिशियल पहले समझो। को इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ये रहा, सबका टेल जो है एक साथ चिपका हुआ है, देख लो, एक ही पॉइंट पे चालू होते हैं वो सारे के सारे, तो क्या है वो? को इनिशियल। ठीक है सर। को टर्मिनस, टर्मिनस मतलब टर्मिनेट, को टर्मिनेट मतलब सारे के सारे एक साथ टर्मिनेट करते हैं। तो इनिशियल पॉइंट तो टेल पे होता है, फाइनल पॉइंट कहाँ? एरो हेड पे होता है। तो देखो सारे के सारे एक ही जगह पर खत्म हो रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ये वेक्टर्स का जो कलेक्शन है इसको आप क्या बोलोगे? बोलोगे को टर्मिनस वेक्टर्स। समझा दिया मैंने। एक और एग्जांपल बताएं को इनिशियल और को टर्मिनस का। अच्छा, पिछला लेक्चर देखे हो कि नहीं? अरे देखो यार उसको, बड़े शानदार लेक्चर है, जरूर देखना इसके बाद। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उससे पहले पढ़ा था पोजीशन वेक्टर। तो एक काम करते हैं, उसी डायग्राम को फिर से मैं लगाता हूं। तो पहले ऑब्जेक्ट टी पे रहता है, उसका पोजीशन वेक्टर रहता है ओपी, ओपी। फिर वेक्टर पहुंच जाता है क्यू पर, उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है ओ क्यू। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है पी से क्यू, पी से क्यू। अगर आप देखो ये जो ओपी है और जो ओ क्यू है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो आप कह सकते हो कि ओपी और ओ क्यू क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। समझा दिया बस मैंने। और देखोगे आप तो ये ओ क्यू है और ये पी क्यू है, इन दोनों के एरो बिल्कुल इसी पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? ये को टर्मिनस वेक्टर्स हैं। हो गया भाई, बस मैंने समझा दिया अपना काम, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब जिसको मैं पढ़ाना चाहता था बड़ी शिद्दत से, वो है यूनिट वेक्टर्स का विजुअलाइजेशन। ध्यान से देखना, स्पीड को वापस से नॉर्मल कर लो तो बेहतर है, लेकिन अगले 5 मिनट में सारी बातें यूनिट वेक्टर से संबंधित मैं कन्वे कर दूंगा। मैंने बताया ना, यूनिट वेक्टर समझ गए, बादशाह बन जाओगे आप वेक्टर्स। ठीक है, और वेक्टर्स अगर समझ में आने लगे तो आपको फिजिक्स भी समझ में आने लगेगी, क्लास 11th की फिजिक्स भी समझ में आने लगेगी, यहाँ पे मैकेनिक्स डोमिनेट करता है, और क्लास 12th की फिजिक्स भी समझ में आने लगेगी जहां पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डोमिनेट करता है। बढ़े आगे, क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर हल्का फुल्का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। याद रहेगा। और इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं? तो फॉर्मुलेट कैसे करते हैं? कभी भी यूनिट वेक्टर की बात करते हैं ना तो वहां पे लगाते हैं हम कैप। देखिए, ए कैप इज इक्वल टू लिखा हुआ है गिवन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड में लिख दिए हम लोग। ये बेसिक फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का। अब ये कहां से बन के आया है तो थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, पहले कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं आपको और उस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए फिर मुद्दे पे आएंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट एक्सिस, बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं कि मैं 1 पे हूं, कहां पे हूं? 1 पे, x बराबर 1 पे हूं। आप कहां पे हैं? x बराबर 1। आप एक बिंदु हैं, तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आई कैप। अगर मैं कहूं कि आप x बराबर 2 पर हो, तो मैं क्या करूंगा? इस पोजीशन वेक्टर को स्ट्रेच करके 2 तक ले आऊंगा। बेसिकली हमने क्या किया है? 1 को 2 बार लिखा है, i को 2 बार लिखा है, तो वो 2i कैप हो गया। अब मैं उसको 5 पे ले जाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 1 i कितना? 5i कैप। बस यही तो है। तो बिल्कुल नंबर सिस्टम की एनालॉजी, वहां पे बेस नंबर 1 था तो यहां पर बेस नंबर i हो जाएगा। अब आप कौन से एक्सिस में वर्क कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में ना वर्क कर रहे हो, आप हो सकता है आप किसी एंगल पे वर्क कर रहे हो, किसी प्लेन में वर्क कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन में वर्क कर रहे हो, तो उसकी भी कहानी आप समझाएंगे आपको। ठीक है, फिर से फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूले में हम लोगों ने बोला
कि भाई किसी वेक्टर का जो यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, एनी वेक्टर विच हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जेड में क्या होते हैं हमको पता है, आई जे और के होते हैं। तो आई को डबल करते हैं, कभी ट्रिपल करते हैं, जे को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, और हम लोग अलग अलग वेक्टर्स बना लेते हैं। अच्छा, हमने बोला कि भाई ए कैप जो है वो किसके बराबर है, वो है गिवन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ द सेम वेक्टर। ठीक है, ओरिजिन से कितने ऊपर, 5 कदम ऊपर, 5 यूनिट्स ऊपर एक मैं बिंदु अंकित करता हूं, मैं कहता हूं कि बच्चों मुझे बताओ कि यहां पर ये यूनिट वेक्टर क्या है। ठीक है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है। तो वैसे तो आप कह सकते हो सर ये तो जे ही आना है, करके देख लेते हैं। वैसे ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, कितना है ये 5j कैप, तो 5j कैप डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना हाइट है इसका, या कितनी लंबाई है। भाई लंबाई इसकी कितनी है, वो तो 5 है, तो 5j कैप बाय 5 करोगे आएगा कितना, तो बच्चों आएगा तो j कैप। समझ गए। इसी एनालिसिस को आप z एक्सिस पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वापस से आंसर जो आना है वो आना है k कैप। ठीक है सर, इतना समझ गए। सर ये तो बहुत आसान था, आपने तो 1D में एनालाइज कर दिया, सिर्फ x में, y में और z में एनालाइज कर दिया। सर क्या इसको प्लेन में कर सकते हैं, 2D में कर सकते हैं क्या। एक्स वाई प्लेन में अगर मैं कोई बिंदु अंकित करता हूं, क्या वहां पे हम लोग उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, और वो कितना आएगा। तो इतना आप समझ जाओ कि भाई यूनिट वेक्टर एक बेबी है, बेबी। ठीक है, जिसको स्ट्रेच करके आप मैच्योर बना सकते हो या सेमी मैच्योर बना सकते हो, ऐसा समझ लो। तो जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया ना आपको, इसमें एक्स एक्सिस में क्या होता है यूनिट वेक्टर, आई कैप होता है। उसको स्ट्रेच कर दोगे तो वो 7i कैप बन जाएगा, थोड़ा सा और कम स्ट्रेच करोगे तो 5i कैप बन जाएगा। बात समझ में आया। तो ये तो एक्स डायरेक्शन में था, अब कुछ ऐसे डायरेक्शन में अगर है तो उसी को हम लोग इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का जो बेबी होता है ना, बेबी, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो वो बेबी कैलकुलेट करना है। तो एक्स वाई और जेड में जो बेबी रहता है वो आई जे के रहता है। किसी और डायरेक्शन में क्या रहता है, तो भाई वो कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे करेंगे, यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो बताते हैं। चलो देखो, सब थोड़ा सा सांस ले लो। चलो, तो एक बिंदु लगाते हैं हम लोग, बहुत ही शानदार सुंदर सा बिंदु पॉइंट P, जिसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3, मतलब x में 4 और y में 3। आहा, ठीक है। पॉइंट P को मैं O से कनेक्ट करता हूं, तो ये बना एक पोजीशन वेक्टर। क्या बोलोगे कितना है, 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप। सर इसका यूनिट वेक्टर निकाल के बताइए। अभी तक तो आप बड़े आसानी केस ले रहे थे यूनिट वेक्टर्स के, इसका जरा यूनिट वेक्टर निकाल के बताइए। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है हमको। ठीक है, क्या है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, गिवन ए वेक्टर बाय मॉड्यूलस, तो ओपी कैप यूनिट वेक्टर है बराबर ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस। ठीक, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन करो आप। ओपी वेक्टर कितना है 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, सिखाया ना, कोफिशिएंट्स को स्क्वायर ऐड मारो, अंडर रूट मार के। तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर लो, 16 और 9 25, कितना आ गया 5। बस अब आप देखोगे ये आ गया 5। ठीक है, ऊपर में क्या है 4i प्लस 3j, नीचे क्या है 5। इसको जरा स्प्लिट मारो बच्चों, 4/5 i कैप हो जाएगा प्लस 3/5 j कैप हो जाएगा। और थोड़ा सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आएगा 0.8 i कैप, और ये आ जाएगा 0.6 j कैप। 4/5 0.8 हो गया और 3/5 0.6 हो गया। तो बच्चों चलो अब मेरे सिस्टम पे चलते हैं, और अब हमारे सामने यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू है वो है 0.8 i कैप प्लस 0.6 j कैप। ये हमने वर्कआउट कर लिया, लेकिन इससे हमें क्या समझ में आता है ये जरा सोचना है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। अच्छा, उससे पहले जरा इस पे देखिए, ये हमारा गिवन वेक्टर था ना 4i कैप प्लस 3j कैप, ये 4 हो गया, i कैप मतलब x की दिशा में 4 ब्लॉक, और यहाँ पे क्या लिखा है 3j कैप मतलब y की दिशा में 3 ब्लॉक। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो इसका बेबी है, इसका बच्चा है। राइट, अब यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर लो आप, 16 प्लस 9 हो गया 25, 25 का रूट हो गया 5। वैसे ही इसका भी आप करके देखोगे, 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर 0.64 प्लस 0.36, ये होगा 1, अंडर रूट ऑफ 1 आएगा 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ये जो एरो है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, इसकी लंबाई है 5 यूनिट्स, और इसी दिशा में एक यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा जिसकी लंबाई कितनी होगी
1 यूनिट, ठीक है, यहां से आएगा। यूनिट वेक्टर में देखिए आप 0.8 आई कैप लिखा है और 0.6 जे कैप, तो 0.8 आई कैप मतलब x में कितना 0.8 मतलब 1 से थोड़ा सा कम, वो कुछ यहां ऐसा दिखाई देगा। वैसे ही 0.6 जो है जे कैप है, मतलब इस दिशा में 1 से थोड़ा सा कम होगा, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बस अब ये आपको मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये जो कोऑर्डिनेट है ये आप क्या कह सकते हो 0.8, 0.6। उसी प्रकार से ये जो कोऑर्डिनेट है ये आप क्या कह सकते हो 4, 3। अब यहां से एक और एरो आप बनाओ, लाल रंग का एरो दिखाई देगा अभी, ये देखो, दिखा नहीं दिखा, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बस ये जो एरो है ये कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है 1। यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर कर दो, तो अंडर रूट लगा देना, तो ये वैल्यू कितना आएगा पाइथागोरस से 1 आएगा। ठीक है, चलो ये तो समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। एक और चीज़, किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का शानदार तरीका याद रख लो यार इसको। एनी वेक्टर मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं इस काले रंग वाले वेक्टर की बात करूं जिसका टेल ओरिजिन पर है और जिसका दूसरा हेड जो है वो है 4, 3 पर, अगर इस वेक्टर की मैं बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड है 5। हाँ जी सर, तो यहां पे क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड। एनी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड में 5 लिखोगे और डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है ना, इसका हिसाब किताब हमें पता नहीं है, हमें तो पता है एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप, लेकिन इस डायरेक्शन में ये जो यूनिट वेक्टर है वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया है, यही तो है। ठीक है, फिर से एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और उस दिशा में लगने वाला यूनिट वेक्टर। हो गई बात क्लियर। तो मैग्नीट्यूड में बच्चों ये जो काला रंग का एरो है, ये जो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है, वो 5 है। ये देखो और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ मैं, ओपी वेक्टर है गिवन वेक्टर, ये मॉड्यूलस में है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो है कैप ढंग से पूरा लगा नहीं है, पता नहीं क्यों, ये है उसका यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन ओपी। ये ओपी नहीं कहना चाहिए इसको, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ओपी कैप। ये जो है ना, ये तो मास्टर है, ओपी है, और ये जो लाल रंग से है ये ओपी कैप है, ऐसा समझ लो आप। बस वैल्यूज प्लग इन करो, ये देखो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, दैट मतलब कौन सा डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन। और ये जो पॉइंट है ना प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली पी है। एक सेकेंड ना, जरा पेन निकालता हूं मैं, कितने गया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है। ठीक है जी, लग गया, ओके, बस हो गया, खत्म हो गया एनालिसिस। इसको सॉल्व कर लोगे इतना आ जाएगा, वापस से वही आ जाएगा। कहने का मतलब ये, किसी भी वेक्टर को आपको एक्सप्रेस करना है तो उसका मैग्नीट्यूड मांगता है और उस दिशा में यूनिट वेक्टर मांगता है। ठीक, तो एक्स वाई जेड का तो आपको पता रहता है यूनिट वेक्टर आई जे के रहता है, लेकिन रैंडमली कोई एक डायरेक्शन में चाहिए यूनिट वेक्टर, तो वो आपको पता लगाना पड़ता है। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। एक और चीज़ देख लो, खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यार यूनिट वेक्टर ये कितना है, ये है 0.8, ये है कितना 0.6, और वैसे भी अगर ये कोफिशिएंट्स हैं आई और जे के तो उनको स्क्वायर ऐड कर दो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। बस कितना आएगा, बात समझ में आया। तो ये था विजुअलाइजेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगले लेक्चर में मिलेंगे, कुछ और खतरनाक बातें करेंगे वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में। वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, बहुत सारे तरीके हैं वेक्टर को ऐड करने के, ट्रायंगल लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, इनके भी ग्राफिकल एनालिटिकल मेथड्स है। तो बहुत कुछ सीखना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियोस देखने हैं, जब भी वो रिलीज़ होते हैं वीडियोस को देखिए और अपने ज्ञान के लेवल को अलग ही स्तर पर लेकर जाइए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।